गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। अब आज अपन नाइन्थ चैप्टर का पार्ट 2, नाइन्थ चैप्टर का पार्ट 1 में मैंने आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो उतना ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। समझ में आया? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई भी फुटबॉलर किसी भी फुटबॉल पर किक लगाता है तो वो फुटबॉल भी उसके ऊपर उतना ही प्रेशर से फोर्स लगाती है। ठीक है, लेकिन वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं हमेशा। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। जैसे मान लो एक गन है, गन जब चलाई जाती है कंधे पर रखकर, तो जैसे ही गोली शूट होती है, जैसे ही गोली गन से बाहर निकलती है तो वो बंदूक वापस पीछे की तरफ कंधे पे फोर्स लगाती है। ये जब कोई गन चलाता है उसी को पता होता है इस चीज का कि जैसे ही गोली बाहर निकली वैसे की वैसे पीछे की तरफ भी उतना ही फोर्स लगता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको मैं इसका, कि जैसे कोई बोट में चढ़ता है, अगर आप कभी बोट में चढ़े हो तो जैसे ही हम बोट में पैर रखते हैं तो बोट भी हमारे पीछे की तरफ धकेलती है, पीछे की तरफ हमारे पैर पे उतना ही फोर्स लगाती है, तो वो पीछे की तरफ आती है एक बार। ठीक है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये सब इसमें यही दे रखा है। देखिए इसमें द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. उतना ही फोर्स उसके ऊपर पीछे की तरफ लगाता है दूसरा ऑब्जेक्ट। These two forces are always equal in magnitudes, लेकिन opposite in direction. These forces acts on different objects and never on the same object. हमेशा थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में फोर्स लगाते हैं तो हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगता है। In the game of football, sometimes we, while looking at the football and trying to kick it with a greater force, collide with a player of the opposite team. Both feel hurt because each applies a force to the other. In other words, there is a pair of forces and not just one force. The two opposite forces are also known as action and reaction force. जैसे ही किसी चीज का एक्शन होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिएक्शन होता है। जैसे मान लो टोंगा में कोई हॉर्स चल रहा है, ऐसे ही हॉर्स मान लो सड़क पे ही चल रहा है, तो जैसे ही वो आगे की तरफ जब हॉर्स चलता है तो अपने दोनों पैरों से जमीन पर फोर्स लगाता है, तो जमीन भी उतना ही फोर्स उसके टांगों पर लगाती है, तब वो आगे चल पाता है। आया समझ में? जैसे हम भी सड़क पर चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो जितना फोर्स हम पैरों से जमीन पर लगाते हैं उतना ही जमीन हमारे पैरों पर लगाती है, तभी हम चल पाते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से एक्शन एंड रिएक्शन होती है, लेकिन हमेशा अपोजिट ऑब्जेक्ट्स पे होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, सेम फोर्स लगता है बीच के ऊपर। ठीक है, जिस तरह से इसमें देखो स्प्रिंग बैलेंस दे रखा है। Let us consider two spring balances connected together as shown figure 9.10. The fixed end of balance B is attached with a rigid support like a ball. When a force is applied to the free end of spring balances A, it is observed that both the spring balances show the same readings on their scales. It means that the force exerted by the spring balance A or balance B is equal but opposite in directions. ठीक है, to the force exerted by the balance B or balance A, any of these two forces can be called as action and other as reaction. कोई भी इसमें जो एक फोर्स होता है वो एक्शन कहलाता है, जिसने पहले एक्शन किया है, और उसके बदले में उसको रिएक्शन मिलता है। ठीक है, this gives us an alternative statement of third law of motion, that is, to every action there is an equal and opposite reaction. However, it must be remembered that the action and reaction always act on two different objects simultaneously. Suppose you are standing at rest and intend to start walking on a road. आप खड़े हैं सड़क पर और आपने अचानक चलना शुरू किया। You must
accelerate, and this requires a force in accordance with the second law of motion, which is this force. Is it the muscular effort you exert on the road? Is it in the direction as intend to move? No, you push the road and opposite force on your feet to make you move forward. जैसे ही आप जमीन पर पैर रखते हैं तो उतना कितना अपोजिट फोर्स आपके जो जमीन होती है आपके पैरों पर लगाती है, जिस वजह से कि आप चल पाते हैं. ठीक है. It is important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce acceleration of equal magnitudes. This is because each force acts on a different object that may have a different mass. When a gun is fired, is exert a forward force on the bullet. आगे की तरफ forward force लगाती है बुलेट पे. The bullet exert an equal and opposite force on the gun. लेकिन जो बुलेट जो होती है वो उतना की उतना फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे गन पे लगाती है. This results in the recoil of the gun. Since the gun has a much greater mass than the bullet, the acceleration of the gun is much less the acceleration of the bullet. क्योंकि उसका मास, बुलेट तो इतनी सी गोली होती है और गन बहुत बड़ी होती है, तो गन के ऊपर वो तेजी से फोर्स लगता है. गन जो है वो तेजी से फोर्स लगाती है किसके ऊपर? बुलेट के ऊपर. जबकि बुलेट गन के ऊपर तेजी से नहीं लगा पाती, इसलिए बुलेट तो बहुत दूर जाती है और गन हमारे कंधे पर पीछे की तरफ थोड़ी सी धकेल दी जाती है. ठीक है. The third law of motion also be illustrated when a sailor jumps out a rowing boat. As the sailor jumps forward, the force of the boat moves backward. ठीक है. तो इस तरह से एक और देखिए, इसमें एक और एग्जांपल है. ये एग्जांपल जितना करेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये. Now place two children on one cart and one at another cart. The second law of motion can be seen as this arrangement would show different acceleration for the same force. दोनों इस पे खड़े हुए हैं, दोनों में सेम फोर्स लग रहा है. ठीक है. The cart shown in this activity can be constructed by using a 12 mm or 18 mm thick plywood of about 15 cm to 100 cm with two pairs of hard ball bearing wheels. Skate wheels are good to use. Skateboards are not as effective because it is difficult to maintain straight line motion. Conservation of momentum. अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है. हमारे पास A और B दो क्या है? मास है. MA और MB दो मास है हमारे पास. देखिए इधर दिख रहा है आपको ये. ये देखिए MA है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है UA है, मतलब बिफोर कॉलिजन. ठीक है. अभी MA और MB जो मास है एक दूसरे से टकराए नहीं है, बिफोर कॉलिजन की मतलब होगा. और MB जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है UB. अब FAB जब एक दूसरे से टकराएंगे तो A ने B के ऊपर फोर्स डाला तो वो होगी फाइनल वेलोसिटी, जो बाद वाली वेलोसिटी है वो VA आफ्टर द कॉलिजन A ऑब्जेक्ट की, और VFBA मतलब B ने A के ऊपर डाला, उसके अपोजिट डायरेक्शन में B ने A के ऊपर उतना ही फोर्स डाला तो वो VB आफ्टर कॉलिजन है. ठीक है. ये तो अपने टर्म से. अब देखिए ये है हमारा F ने A के ऊपर मास ने A ऑब्जेक्ट ने B के ऊपर फोर्स डाला तो इसमें क्या होता है? अपन ने पहले 9.1 इक्वेशन देखी पीछे की तरफ, उसमें क्या था? P मोमेंटम इज इक्वल टू F इनटू V, है ना. V है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. V जो होता है वो होता है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी एक्सीलरेशन. M इनटू A होता है ना, F इनटू A एक्सीलरेशन. तो M इनटू A का मतलब होता है M इनटू A का मतलब यहाँ पे A इज इक्वल टू होता है V माइनस U अपॉन T, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम. तो ये A के बराबर होता है. तो अब देखिए P इज इक्वल टू, इसमें जो P मतलब मोमेंटम, इसमें जो फोर्स पड़ रहा है वो F A ने B के ऊपर डाला वो तो है MA इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T. इसी तरह से B ने A के ऊपर फोर्स डाला MB इज इक्वल टू VB माइनस UB अपॉन T. ये इक्वेशन आ गई अपने पास. अब MA UA जो है इसके ऊपर फोर्स डालता है MA B नहीं लिखेंगे. आगे जो देखिए A ऑब्जेक्ट ने B ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स डाला है और FB ने भी A के ऊपर डाला है अपोजिट
है, ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू क्या है, एफ बी ए के है, लेकिन ये माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अब एफ ए बी की वैल्यू क्या रखते हैं हम, ये वाली एफ ए बी की वैल्यू रखते हैं एफ ए बी ए माइनस यू ए अपॉन टी। ये तो ए ऑब्जेक्ट का हो गया और ये बी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगी हमारे पास एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। मतलब ये तो है हमारा बिफोर कॉलाइजन और ये है आफ्टर कॉलाइजन, लेकिन दोनों बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आफ्टर कॉलाइजन और बिफोर कॉलाइजन जो भी है वो हमेशा उसका फोर्स जो होगा, मोमेंटम जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। यही है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। As a result of this ideal collision experiment, we say that the sum of momenta of the two objects before collision is equal to the sum of momenta after the collision, provided there is no external unbalanced force acting on them. This is known as the law of conservation of momentum. Momentum कंजर्व रहा मतलब ना तो बिफोर कॉलाइजन ना आफ्टर कॉलाइजन में कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं आया, दोनों बराबर रहे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस स्टेटमेंट कैन अल्टरनेटिवली बी गिव्स एज द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय द कॉलाइजन। अब देखिए इसमें ये आपके चैप्टर तो अपना ये पूरा हो गया है। इस चैप्टर में और तो कुछ भी नहीं है पढ़ाने के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये एक्टिविटी दी हुई है, ये आप बुक में से देखिए। जैसे ये गन का है, ये इसने किसको किक लगाया है, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये सॉल्यूशन दिए हुए हैं इसके, ये आप अपनी कॉपी में अपने आप करेंगे। और जो एक्सरसाइज में है, टेक्स्ट एक्सरसाइज में है, ये मैं आपको इसकी वर्कशीट दूंगी, ठीक है। समझ में आ गया सब बच्चों को? तो आप ये ध्यान से देखिए वीडियो और समझिए, जो चीज़ समझ में नहीं आती है मेरे से पूछिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।